तो दोस्तों नमस्कार। आज के लेक्चर में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे जहां इस पिछले हम चैप्टर में फिनिश कर चुके थे। आगे हमें शुरू करना था आय और अन्य मापदंड, मतलब कि इस प्रकार से हम देखना है कि किसी देश के विकास स्तर के लिए क्या केवल और केवल उस देश की राष्ट्रीय आय या औसत आय को हम पता कर लें, या जिसे हम प्रत्यक्ष आय कहते हैं, क्या उससे देश के विकास स्तर का पता लग सकता है या नहीं लग सकता है। सबसे पहले जिस प्रकार से व्यक्तिगत स्तर पर हम देखते थे कि क्या केवल और केवल इनकम ही किसी व्यक्ति के विकास का आधार बन सकता है या नहीं, तो उसमें हमने देखा था कि नहीं, व्यक्तिगत स्तर पर केवल और केवल आप इनकम के आधार पर डिसाइड नहीं कर सकते हो। उसी प्रकार से आपके लिए सुरक्षा मायने रखता था, आप दूसरों के नज़रों में सम्मान प्राप्त कर रहे हैं नहीं प्राप्त कर रहे, बराबरी का हकदार आपको मिलने कि नहीं मिल रहा है। ये कई सारे ऐसे पॉइंट्स थे जिसका आत्मसम्मान की बात होती, सुरक्षा की बात होती थी, बराबरी का व्यवहार होता था, स्वतंत्रता की भावना होनी चाहिए था। इस कई सारे ऐसे पॉइंट्स थे जिसके आधार पर हम ये जज करते थे कि ये हमें विकास हुआ है कि नहीं हुआ व्यक्तिगत स्तर पर। सेम उसी प्रकार से क्या हम किसी देश या राज्यों के बीच में तुलना कराने का आधार क्या हमारा केवल और केवल आय हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसको हम देखने का प्रयास करेंगे। तो आज के अपने इस लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आपसे एक पहले गुजारिश करेंगे कि हमारे ऐसे बहुत सारे ऐसे जो मित्र हैं या कहें हमारे दर्शक हैं, श्रोतागण हैं, जो केवल और केवल वीडियो को देखते हैं, अपने दोस्तों को भी शेयर नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो देखकर वीडियो छोड़ देते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं करते। जब तक आप लोग सब्सक्राइब करेंगे नहीं, वीडियो को शेयर नहीं करेंगे, लोगों के बीच ये पहुंचेगा नहीं, तब तक ये फ्री ऑफ कॉस्ट में जो मैटर मिल रहा है वो कैसे लोगों के बीच सेवा प्रदान कर पाएगा। तो आपसे गुजारिश है, आप इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। दोस्तों को भी शेयर कर दी, पसंद आ रहा है तो, नहीं आ रहा तो बेशक रूप से आप डिसलाइक करके अपनी नाराज़गी भी दिखा सकते हैं, ताकि मुझे पता लगे मुझे क्या क्या सुधार करना होगा और तरीके से। चलिए शुरू करते हैं। तो आज के लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो क्या केवल और केवल आय हमारा आधार हो सकता है? तो नहीं। यहाँ पर हम सेम उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने कहा कि व्यक्तिगत स्तर पर दूसरों से आदर और समानता का व्यवहार पाना, दूसरों से आदर और समानता का व्यवहार पाना, आज़ादी, इन सब कार्य के बारे में हम सोचते हैं। उसी प्रकार से देश या किसी और के बारे में सोचने पर हम केवल औसत आय के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्यों के बारे में भी सोचते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखे, यदि आप किसी देश या राज्यों के विषय में जब चर्चा करेंगे तो एक एग्जाम्पल दे रखा है प्रति व्यक्ति आय का। जैसे यहाँ 3 राज्य दे रखे हैं, हरियाणा, केरल और बिहार। हरियाणा की 2017-18 के हिसाब से प्रति व्यक्ति का आय था, पर कैपिटा इनकम था 2,03,340, केरल का 1,84,000 और बिहार का 38,631। यदि आप इस आधार पर देखेंगे तो हरियाणा को आप कहेंगे कि ये राज्य सबसे विकसित माना जाएगा, केरल को उससे कम में, और बिहार को सबसे कम विकसित माना जाएगा, अर्थात अल्प विकसित कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। हरियाणा टॉप पर एक प्रकार से इस लिस्ट के अकॉर्डिंग, और बिहार को सबसे पिछड़ा माना जाएगा। लेकिन हम इसको आगे देखेंगे कि क्या वास्तव में ऐसा है कि हरियाणा को जब हम जज करेंगे तो क्या केवल आय के आधार पर जज करें, तो इसके कुछ और पैरामीटर्स है, इसके कुछ और लक्षण हैं जिसके आधार पर हम कहेंगे कि नहीं, केरल कहीं ना कहीं हरियाणा से ज़्यादा बेहतर स्थिति में है। किस आधार पर, विकास के किस मापदंड के आधार पर? तो यहाँ हम आगे नीचे देखने का प्रयास करेंगे कि हरियाणा में से किस स्थिति में केरल बेहतर है। जैसे आपको दिखाते हैं, देखिए अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ आंकड़े हैं, इसको आप ध्यान से देखें, मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। अब ये आंकड़े हैं, जैसे हरियाणा में शिशु मृत्यु दर प्रति 1,000 व्यक्ति, अर्थात, तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करें शिशु मृत्यु दर आखिर में होता क्या, तो हम क्लियर कर लेंगे। शिशु मृत्यु दर होता क्या है कि किसी वर्ष में पैदा हुए 1,000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात। यदि किसी वर्ष में 1,000 जीवित बच्चे पैदा हुए, उसमें से यदि 1 वर्ष की आयु से पहले ही जिन बच्चों की मौत हो गई, उन बच्चों का जीवित बच्चों से अनुपात क्या रहा, उसका निकालते हैं, तो वो होता है शिशु मृत्यु दर। साक्षरता दर क्या होता है, जो दूसरा पॉइंट है यहाँ पर, उसको समझ लेते हैं। तो 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात साक्षरता दर कहलाता है। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात साक्षरता दर कहलाता है। निवल उपस्थिति अनुपात, ये क्या होता है,
जो तीसरा पॉइंट यहाँ दे रखा है, 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत निवल उपस्थिति अनुपात। तो इन 3 पैरामीटर्स के आधार पर हम जज करने की कोशिश करेंगे कि क्या हरियाणा, केरल और बिहार इन सब में सबसे बेहतर स्थिति में कौन है। इसके आधार पर, आय के आधार पर हरियाणा निश्चित तौर पर इन सारों से बेहतर था, इन सारे राज्यों से बेहतर था। अब देखते हैं हरियाणा। ये बात करें हम शिशु मृत्यु दर पे, तो हरियाणा की स्थिति काफ़ी ख़राब देखने को मिलती है, जो कि 30 है। 1000 लोगों में 30 बच्चे ऐसे हैं जो कि 1 वर्ष का उम्र होने से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जबकि आप वहीं देखेंगे तो केरल में केवल और केवल 10 है। इसका मतलब ये समझ में आता है कि केरल की स्थिति शिशु मृत्यु दर के हिसाब से हरियाणा से काफ़ी बेहतर है। यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए। तो इस आधार पर कहें तो केरल हरियाणा से काफ़ी अच्छी स्थिति में है। दूसरा अगर हम आधार लें साक्षरता दर का, तो हरियाणा में साक्षरता लिटरेसी जो रेट है वो है 80 का, जबकि केरल में है 96%। इस आधार पर भी हम कहें तो केरल हरियाणा से काफ़ी बेहतर स्थिति में है। बात करें निवल उपस्थिति अनुपात का, तो हरियाणा में है 67, केरल में है 77। तो इन पैरामीटर्स के आधार पर आय को आधार छोड़ दें तो केरल हरियाणा से तीनों स्थिति में बेहतर कंडीशन में है। यदि वही बात करें हम बिहार का, तो बिहार इन तीनों स्थिति में देखिए कम जो पीछे था, 35 हरियाणा से काफ़ी ख़राब स्थिति में और है। 71% साक्षरता दर इन राज्यों की तुलना में कम है, और ये दे रखा है 55। निवल उपस्थिति अनुपात में 55, तो लगभग यहाँ दिखा रहा है 45 बाकी रह जा रहा है। इसका मतलब ये लगभग 50% ऐसी आबादी है जो पढ़ने 14 से 15 वर्ष की आयु के बाद से विद्यालयों में जाते ही नहीं हैं। सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है। यदि आप इस कंडीशन में होते तो जो आज ये कक्षा 10वीं के क्लास को आप पढ़ रहे हो, शायद ये आप नहीं पढ़ पाते यदि आप बिहार में आपका जन्म होता। तो यदि इस कंडीशन में यदि हम बात करें हरियाणा में, यदि मान लीजिए आपके घर पे अच्छा खासा इनकम आता हो, लेकिन सोचिए कि आप अपने माँ बाप को कितने प्यारे होते हैं। 1 वर्ष की उम्र आपकी हुई नहीं तब तक आपकी मृत्यु हो जाए, आपके घर वालों के ऊपर क्या बीतेगा। इस आधार पर यदि हम जज करें तो निश्चित तौर पर केरल हरियाणा और बिहार से काफ़ी आगे है। तो ये पैरामीटर्स ही हमारा दिखा रखा है कि किस प्रकार से आखिर में कौन कौन से हम आधार को लेकर के हम किसी देश के स्तर को, किसी राज्य के विकास स्तर को मापते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया। आगे इसी को देखते हैं हमारा क्या दे रखा है। देखिए इसके लैंग्वेज में पढ़ दे रहा हूँ, वही बात दिखा रखा है। केरल में 1000 जीवित पैदा हुए बच्चों में से जो 10 बच्चे हैं 1 वर्ष की आयु तक पहुँचने से पहले ही मर जाते हैं केरल में, जो कि हरियाणा में यह अनुपात 30 था, केरल की तुलना में लगभग 2 गुने से ज़्यादा है। दूसरी ओर हरियाणा की प्रतियोगिता केरल से ज़्यादा, जैसे तालिका में दिखाया गया है। सोचिए कि अपने माता पिता के लिए आप कितने प्यारे हैं, कितने प्रसन्न होते सब लोग जब कोई बच्चा जन्म लेता है। सोचिए ऐसे माता पिता जिनके बच्चे पहले जन्म से ही, अपने पहले जन्मदिन से पहले ही मर जाते, 1 वर्ष होने से पहले मर जाता, कितना दुख महसूस होता है। ये आंकड़े उस समय के दर्शाते हैं जब ये 2017-18 के आंकड़े हैं, जहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें, ऊँचे ऊँचे शॉपिंग मॉल्स हाई भरे हुए हैं। समस्या शिशु मृत्यु दर पर समाप्त नहीं होती है। दिखाते बिहार के लगभग आधे बच्चे कक्षा 8वीं के बाद स्कूल नहीं जा रहे, अर्थात 14 से 15 वर्ष क्रॉस करने के बाद। सोचिए यदि आप बिहार के किसी स्कूल में पढ़ रहे होते तो आपकी प्रारंभिक कक्षा के लगभग आधे से अधिक बच्चे पढ़ने के बाद से आप हायर क्लास में आते ही नहीं। ये कितनी विकट स्थिति दिखा रहा है। अब इसके अलावा कुछ बात ये भी कह रहा है कि सोचिए यदि ऐसी होती, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें आप इंडिविजुअली केवल पैसे के दम पर आप नहीं खरीद सकते हैं। उसके लिए आपको सार्वजनिक रूप से सबके सहयोग से चीज़ें जरूरी होती है। जैसे मान लीजिए कि आप उस समाज में रह रहे हो जहाँ पर कोई पढ़ने के लिए लालायित ना रहता, पढ़ने की स्थिति में कंडीशन में ना हो, ना कोई पढ़ने की इच्छा व्यक्त करता हो, तो उस जगह पर क्या ऐसा हो सकता है कि विद्यालय खोले जाए? नहीं हो सकता है। यदि आपकी बहुत इच्छा होगी आपके घर वालों को पढ़ने लिखने, तो आपको कहीं दूर प्राइवेट स्कूल विद्यालयों में भेजे जाएंगे यदि वो इच्छा होगी, तो अदरवाइज आप वहाँ विद्यालयों में नहीं खोला जाएगा। यह ऐसा हो सकता है, मान लीजिए कि आप जिस समुदाय में रहते हो वहाँ पर सबकी सुविधा के लिए क्या
एक एक व्यक्ति के घर पे होम गार्ड की व्यवस्था की ताकि सबके घर सुरक्षा पहुँचे, या सबके लिए एक सामूहिक रूप से एक 2 सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्था कर दी जो पूरा का पूरा देखभाल करे, चौकीदार की व्यवस्था कर दी जाए। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम सामूहिक तौर पर ही हम क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप केवल पैसे के आधार पर बहुत सारी चीज़ें नहीं खरीद सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप पैसे के आधार पर पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, प्रदूषण मुक्त पर्यावरण नहीं खरीद सकते हैं। आप किसी व्यक्ति का कोई संक्रामक बीमारी है, आप उसे पैसे के दम पर आप बचना चाहें उससे, तो आप नहीं बच सकते जब तक कि उस संक्रामक बीमारी से बचने के लिए पूरा समाज एकजुट होकर प्रयास न करे। तो इसके लिए सामूहिक तौर पर कुछ न कुछ काम सरकार के स्तर पर, समुदाय के स्तर पर, लोगों के स्तर पर जब होगा तो ही जाके स्वीकार होगा। तो बात यही कह रहा है। तो केरल में इस प्रकार से कि शिशु मृत्यु दर को कैसे कम किया जाए, वहाँ पर कमी क्यों है। केरल में शिशु मृत्यु दर कम इसी वजह से है क्योंकि वहाँ स्वास्थ्य, यहाँ पर पॉइंट्स नोट आउट करने हैं। केरल में शिशु मृत्यु दर क्यों कम है, क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा मौलिक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। इसी प्रकार आप देखते हो तो कुछ राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं, ठीक प्रकार कार्य करती है। ऐसे राज्यों में लोगों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर निश्चित रूप से बेहतर होने की संभावना होती है, क्योंकि यहाँ पर सरकार, यहाँ सामुदायिक स्तर पर सामूहिक तौर पर प्रयास किया जा रहा है लोगों की स्थिति को सुधारने के लिए। कुछ आंकड़ों पर नज़र डालेंगे तो ये दे रखा उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या की शैक्षिक उपलब्धि श्रेणी। ग्रामीण जनसंख्या की साक्षरता दर यहाँ पर दिखा है। ग्रामीण जनसंख्या की साक्षरता दर दे रखा है, पुरुषों में 76 है, महिलाओं में 54% है। 10 से 14 वर्ष के ग्रामीण बच्चों में साक्षरता दर 90% है, वहीं महिलाओं में आपका 87% है। 10 से 14 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले ग्रामीण बच्चों की प्रतिशत है 85% और लड़कियों में है 82%। ये कुछ आंकड़ा दे रखा है उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या की शैक्षिक उपलब्धि श्रेणी के संदर्भ में। आप देखते हैं कि ग्रामीण जनसंख्या की साक्षरता दर 76 है, महिलाओं में 54 है। 10 से 14 वर्ष की उम्र का आप देखते हो ग्रामीण बच्चों में लिटरेसी रेट तो 90% पुरुष साक्षर हैं, महिलाओं में 87%, जबकि ग्रामीण बच्चों की परसेंटेज जो कि स्कूल जाते हैं उसमें 85% लड़के और 82% लड़कियां हैं। इन सब की बात करें तो एक इसी तरीके से देश के स्तर पर विकास को मापने के लिए एक UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है जिसे मानव विकास रिपोर्ट HDR कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कहते हैं। ये मुख्यतः 3 चीज़ों पे बात करती है। पहला शैक्षिक स्तर, दूसरा स्वास्थ्य स्थिति और तीसरा प्रति व्यक्ति आय। इसके आधार पर किसी देश की प्रगति, किसी देश का विकास के स्तर को मापा जाता है। रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI कहते हैं। रिपोर्ट कौन सी होती है? HDR, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। कौन जारी करता है इसे ध्यान रखें, UNDP। कौन सा बेटा? UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ये जारी करती है। ये कुछ रिपोर्ट्स, इसके आधार पर हम जज करते हैं कि क्या स्थिति है। यहाँ पर कुछ आंकड़े दे रखे हैं, आपको देखने होंगे। 2019 का आंकड़ा है। भारत और उसके पड़ोसी देशों के कुछ आंकड़े हैं, यहाँ पर तुलना कराया है। यहाँ पर आप तुलना देखोगे तो श्रीलंका की स्थिति GDP के आधार पर, सकल राष्ट्रीय आय GNP से कहते हैं, या सकल राष्ट्रीय सिंपल नेशनल इनकम प्रति व्यक्ति अमेरिकी डॉलर 2017 की क्रय शक्ति क्षमता PPP मॉडल के आधार पर देखें तो श्रीलंका की स्थिति है 12,707। जन्म के समय में संभावित आयु मतलब क्या है कि जीवन प्रत्याशा कितनी है, जीने की कितनी आशा व्यक्त की जा सकती है, तो श्रीलंका में 75.5 है। विद्यालय औसत आयु 25 वर्ष या उससे अधिक का है 10.6। वहीं HDI में इंडेक्स है श्रीलंका का 73। भारत से तुलना आप कराते हो, देखते हो कि भारत इनकम के लेवल में भी पीछे है, जन्म के संभावित आय में भी पीछे है, विद्यालय औसत आय में भी पीछे है और HDI क्रमांक में भी पीछे है। यहाँ तक कि आप देखते हो
तो कुछ पैरामीटर्स पे भारत अगर HDI की रिपोर्ट करें, HDR की रिपोर्ट जो है इसमें देखें तो भारत अपने पड़ोसी देश श्रीलंका से स्थिति भारत की खराब नज़र आती है। तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में पूछा भी गया है कि भारत अपने किस पड़ोसी देश से HDI के आंकड़े में, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट या HDI के क्रमांक में पीछे है। तो श्रीलंका से पीछे है, उसके अलावा और किसी देश से पीछे नहीं। हाँ, एक समय आप देखोगे तो एक समय में नेपाल और बांग्लादेश से पीछे है। किस चीज़ में? तो वो नज़र आता है जन्म के समय संभावित आयु में, जो कि 70.6 और 72.8 नज़र आता है। अदरवाइज और स्थितियों में तो हमारा भारत सही है। तो ये कुछ आंकड़े जब पूछा जाए कि HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस आधार पर तैयार किया जाता है, 3 चीज़ों पर। एक शिक्षा का स्तर, एक स्वास्थ्य का स्तर मतलब, और एक होता है आपका तीसरा क्या होता है, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया और इनकम हो गया, आय का स्तर हो गया। 3 आधारों पर HDI तैयार किया जाता है। अब कुछ आंकड़ों में देखोगे आप तो यहाँ पर एक चीज़ और थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये BMI बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, इसको नापने का तरीका। बॉडी मास इंडेक्स जो होता है इसमें होता क्या है कि किसी व्यक्ति की हाइट आप मेजर कर लो। जैसे यहाँ पे देखिए हाइट नाप रही है, तो हाइट मेजर कर लो मीटर में, सेंटीमीटर में कर लो, 100 से डिवाइड कर दें, मीटर में निकल जाएगा। ठीक है, मीटर में कर लिया, और अपने शरीर का वज़न किलोग्राम में कर लिया। अब आप किलोग्राम में वज़न जो भी आया है उससे आपकी हाइट मीटर में उसके स्क्वायर कर दो 2 टाइम नहीं करते हैं, मतलब मीटर इंटू मीटर। जो भी रिज़ल्ट आएगा उसके आधार पर हम जज कर लेंगे कि वो क्या है, बॉडी मास इंडेक्स उसका क्या है। उसके आधार पर जज करते हैं कि वो व्यक्ति अल्पपोषित है, मतलब कि कम मोटा है, सामान्य स्थिति में है, या मोटा है, बहुत ज़्यादा मोटा है, किस स्थिति में, कंडीशन में है, उसका रेंज होता है, क्या होता है। ठीक है, जैसे इसका दे रखा है, यदि किसी व्यक्ति का BMI दे रखा है यहाँ पर 15.2, तो वो अल्पपोषित है। आप देखेंगे यहाँ पर, जैसे यहाँ पर एक आंकड़ा दे रखा है आपका BMI यदि 15.2 है तो अल्पपोषित है। यदि एक विद्यार्थी का BMI 28 है तो और उसका 15.6 में है तो उसे न्यून भारित कहेंगे। इसी प्रकार से हमारा होता है अलग अलग तरीके से अपना। ठीक है, अब यदि हम बात करें एक और चीज़ का दिखाते हैं आपको। इसमें तो आप बता दें मैंने कि कोई आश्चर्यजनक कि अपने पड़ोसी देश श्रीलंका से भारत कई चीज़ों में पीछे है, हर चीज़ में पीछे नज़र आता है। सबसे बड़ी बात आती है कि आपको विकास करना ही होगा, तो आप अपना विकास किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे अहम बात यहाँ से कोटेशन से आपको समझ में आनी चाहिए कि विकास हमें इस स्तर पे करना चाहिए। विकास की धारणीयता, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से मतलब क्या है। एक स्टेटमेंट बहुत फेमस है कि हमने विश्व को अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं किया है, बल्कि हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया। जब ये आपके मन में विचार आएगा तो आप निश्चित तौर पर विकास उस स्तर पे नहीं करेंगे कि किसी चीज़ का अंधाधुंध प्रयोग करके आप अपने वर्तमान उपयोग के लिए सब समाप्त कर दो। हमें ये सोचना होगा कि हमें जो मिला है ये हमारे पूर्वजों की देन नहीं है, बल्कि ये सोचिए कि हमें हमारे पास अपने भविष्य के आने वाली पीढ़ी के लिए उसे उपहार स्वरूप देना है, या उनकी जो एक प्रकार से कहें तो हमने उनसे उधार ले रखा है कि हम इसे संजो के और आपको वापस करेंगे। जब ये भाव होगा तो आप समाप्त नहीं करोगे, उसका वैज्ञानिक तरीके से, उसका समुचित तरीके से उपयोग करोगे आप। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि हम किस प्रकार से आखिर में विकास करें, ताकि हम अपनी भी आवश्यकता की पूर्ति करें, साथ ही साथ हम आगे आने वाले भविष्य की पीढ़ियों का भी समुचित उपयोग कर सकें। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको दे रखा है, आप देखेंगे तो समझ में आएगा। जैसे देखिए, भारत में भूमिगत जल का एग्जाम्पल दे रखा है। किसी बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जहाँ पर 20 सालों में पानी के स्तर में 4 मीटर से अधिक की गिरावट नज़र आई। देश का लगभग 1/3 भाग भूमिगत जल भंडारों का अतिउपयोग कर रहा है। यदि ऐसा ही रहा तो अगले 25 वर्षों में देश का 60% भाग इस साधन का अतिउपयोग कर रहा होगा, और इसकी वजह से पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कृषि की दृष्टि से समृद्ध क्षेत्रों, मध्य व दक्षिणी भारत के चट्टानी पठारी क्षेत्रों, कुछ तटवर्ती क्षेत्रों, इन सब में
तेज़ी से विकसित होती शहरी बस्तियों में ये सब पाए जाएंगे। अति उपयोग, भूमिगत जल का मतलब एक प्रकार से बहुत ज़्यादा उपयोग एक खतरनाक स्थिति को मोड़ देता हुआ नज़र आएगा कि वहाँ के सागर का जल स्तर ही क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। एक साथ साथ एक एग्जाम्पल और दे रखा है आपका, हाँ ये ध्यान रखें, भूमिगत जल किस प्रकार का संसाधन जब पूछ देगा तो आपको जानकारी होनी चाहिए। नवीकरणीय साधन का एग्जाम्पल है, अर्थात फसल और पौधों की तरह इन साधनों के भी क्या करते हैं, पुनः पूर्ति प्रकृति स्वयं कर देती है। लेकिन यदि हम इनका अति उपयोग करते हैं तो ये रिसाइकल होने में बहुत लंबा टाइम लेते हैं। जैसे मान लीजिए भूमिगत जल का बरसात द्वारा जो पुनः पूर्ति होता है उससे कहीं ज़्यादा हम इसका उपयोग कर लेते हैं, तो ये क्या होगा, इसका अति उपयोग इसकी विकट स्थिति को पैदा करेगा। क्योंकि वहीं गैर नवीकरणीय साधन वे होते हैं जो कुछ वर्षों के प्रयोग के पश्चात क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। इनके एक निश्चित भंडार उपस्थित होता है और इसकी पुनः पूर्ति नहीं हो सकती है। कभी कभी हमें ऐसे साधन नए मिल जाते हैं जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं होती। ये नए स्रोत भंडार में वृद्धि करते हैं, लेकिन समय के साथ यह भी समाप्त हो जाएंगे, जैसे कि कच्चा तेल। ठीक है, आगे देखते हैं, समझ में आता है। कच्चे तेल का दे रखा है कि सबसे ज़्यादा हमारा मध्य पूर्व में है, 807.7 हज़ार मिलियन बैरल। कितने वर्ष तक चल सकता है, 70 वर्षों तक। यूएसए के पास 50,000 चलने की अवधि है, 10.2। पूरे विश्व का 50 वर्षों तक चलने के पास हमारे पास आंकड़ा उपलब्ध है। अभी दिखा है कि यदि ध्यान नहीं देते हैं तो 50 वर्षों में पूरे देश की हमारा ये समाप्त हो जाएगा। अर्थात भारत या पूरे विश्व को हमें नए नए तरीके ढूंढने हों जिससे हमारा विकास प्रभावित ना हो और लंबे समय तक हम विकास कर सकें। ये रहा पूरा का पूरा ये हमारा आंकड़ा। इस प्रकार से हमें ध्यान देना होगा कि पर्यावरण में गिरावट के परिणाम राष्ट्रीय और राज्य सीमाओं का ख्याल नहीं करते हैं। क्या अब किसी एक देश से विशेष का समस्या नहीं रह गया, ये पूरे देश की समस्या है, ये पूरे विश्व की समस्या है। तो हमें ध्यान देना होगा कि हमें कौन से लक्ष्य तैयार करना है, हमें किस प्रकार का विकास करना है, किस प्रकार से आपस में पूरा विश्व किसी एक कॉमन समस्या से जूझ रहा है और सबका निदान हमें मिल बैठ के करना होगा। तो हमें दिमाग में हमेशा विकास की धारणीयता को ध्यान में रखना होगा। हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, समुचित विकास या कहें तो सतत विकास को ध्यान में रखना होगा और इस तरीके से करके हमें विकास को आगे बढ़ाना होगा। इस प्रकार से चैप्टर समाप्त हो गया। आशा करते हैं आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आया होगा। यदि दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में करें, यदि कोई दिक्कत होगा तो मैं उसको फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप अपने ध्यान से तल्लीनता से सुने। कोई डाउट होगा तो निश्चित तौर पर आप कमेंट करें ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि मेरे पढ़ाई के द्वारा आपको कैसा लग रहा है, कैसे नहीं। मुझे कुछ आप लोग फीडबैक देते रहें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।